समरा, आपको याद है कि पिछले वीक का हमारा जो वीकली असाइनमेंट या टास्क होता है वो क्या था? सॉरी बेटा, क्या करना था बेटे हमने? सिर्फ पैच एंटीना से रिलेटेड। हाँ हाँ, ठीक हो गया, ओके ठीक है। वो बस मैंने वो ना क्रिएट नहीं किया था असाइनमेंट्स में, तो मैंने कहा मैं क्रिएट कर दूं। सर जी बेटे। मुझे एक चीज पूछनी थी, बीम स्कैनिंग वाली जो लैब है उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम जो फेस डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो बीम खुद ब खुद स्कैन करने, मतलब बीम की डायरेक्शन चेंज होगी। जी बेटा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मैं जब कर रही थी कि फेस डिफरेंस मैं प्रोवाइड कर रही थी डिफरेंट, तो फिर मेरे साथ बीम मूव नहीं कर रही थी मेरी। अच्छा, क्या बेटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं सर, उसकी गेन पे फर्क पड़ रहा था लेकिन उसकी कोई स्कैनिंग नहीं हो रही। अच्छा चलिए, आप ऐसा कीजिएगा, मुझे ना वो अपना 4NEC वाली फाइल भेज दीजिएगा, मैं उसको अपने पास लोड करके देखूंगा कि क्या मसला है। ठीक ठीक है सर। जी बेटा। सर ये वाला काम मैंने भी किया था, मेरे पास भी सर बीम स्कैन नहीं हो रही थी। मतलब सर उसका गेन वेरी होता है लेकिन वो सर रोटेट नहीं करती है जिस तरह उसको करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, यानी कोई भी आप दोनों उसमें अगर चाहें तो आप ये ऑब्जर्वेशन उसकी लिख सकते हैं। बस आप अपनी जो भी रिपोर्ट बनाएं वो उसमें आप ने जिस पॉइंट के ऊपर सोर्स को फीड किया है और जैसे उसके फेजेस को आपने चेंज किया है, ये काम आप रिपोर्ट में ज़रूर डाल दीजिएगा। और साथ में कोई आप में से एक बंदा मुझे अपना कोड भिजवा दीजिएगा टू सी के भी क्या मसला हो रहा है। सर मैंने गूगल पे देखा था कि किस तरीके से होती है स्कैनिंग, तो सर उसमें वो कह रहे थे कि डाइपोल की जो पोजीशन है ना वो हमें चेंज करनी पड़ती है, यानी सिर्फ फेस डिफरेंस से नहीं होगा काम। बेटा देख लेंगे, देख लेंगे। ठीक है सर। अच्छा आप लोगों ने ना एक काम ये करना है कि डाइपोल फेज रे, मैं कुछ कहने वाला था, चलिए ठीक है, मेरे ज़हन से निकल गया, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, सबसे पहले ना मैं इससे शुरू करता हूँ कि अच्छा मैंने ना काफ़ी सारी फाइल्स क्रिएट की हैं, ठीक है। कुछ जो पेंडिंग लैब्स के लिए फाइल्स थी वो भी क्रिएट कर दी हैं, और कुछ जो हैं एक आधा ये हमारा जो पिछला लास्ट वीक का जो टास्क था पैच एंटेना कैलकुलेटर वाला, वो भी मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ इट आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैंने ये असाइनमेंट एक क्रिएट की है, ठीक है। एंड ये वीकली टास्क नंबर 4 है हमारा। इसमें आपने ये काम करना है कि हम लोगों ने अपने एंटेना फील्ड्स वाला जो हमारा लेक्चर था, इसमें इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने इन दो कंपोनेंट्स को पढ़ा था, ठीक है। दिस इज दी विल्किंसन पावर डिवाइडर, ठीक है, 1x2 पावर डिवाइडर। तो जो आपका टास्क है वो दो हैं। एक तो मैंने आपको ये कहा है कि आप इसको स्टडी कीजिए, विल्किंसन पावर डिवाइडर को। इसमें स्टडी करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ इसका बेसिक ऑपरेशन डिस्कस किया था, हमने इसके डिज़ाइन को नहीं देखा था, ठीक है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ ये कहा था, लेकिन इफ़ यू लुक एट दी सर्किट तो इट इज़ बीइंग टोल्ड कि इसकी इनपुट इम्पिडेंस Z0 है, आउटपुट भी Z0 है,
लेकिन दरमियान में ये जो ब्रांच है जो कि स्प्लिट कर रही है पावर को, इस ब्रांच की लेंथ जो है वो λ/4 है, और यहाँ पे जो ब्रांच की इम्पिडेंस है ये √2Z0 है। फर्दर ऑन ये कि इन दोनों ब्रांचेस जो आउटपुट की हैं इनके दरमियान में एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 टाइम्स Z0 है। ठीक है, तो ये सारे डिज़ाइन पैरामीटर्स कहाँ से आए हैं? आप इसको अगेन गूगल से कर लीजिए, विल्किंसन पावर डिवाइडर का डिज़ाइन, उसकी सर्किट डायग्राम, तो इसको आपने थोड़ा स्टडी करना है। ठीक है, दूसरा काम ये है कि मैंने कल आपके साथ जो हमारा EE16 का ग्रुप है, मैंने आपके साथ कल एक ये इमेज शेयर किया था। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक पावर डिवाइडर डिज़ाइन करना है। ठीक है, जो कि होगा 1x16 का। ठीक है, एक्चुअली 1x16 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन और एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जो बैंडविड्थ है पावर डिवाइडर की, दैट इज फॉर UWP, यहाँ पे दिस इज फॉर सॉरी एक्स बैंड। ठीक है, 8 से लेके 12 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो आपने करना ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच इज द परसेंटेज बैंडविड्थ। ठीक है, और आप जो अपनी स्टडी करेंगे विल्किंसन पावर डिवाइडर की, उसमें ये बात लिखी हुई होगी कि एक जो विल्किंसन पावर डिवाइडर है इसकी बैंडविड्थ की कोई कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये काम कर लेंगे तो यू हैव टू टेल कि आपका जो पावर डिवाइडर है, जो आपने जो नॉर्मल विल्किंसन पावर डिवाइडर है, क्या वो इतनी बड़ी बैंडविड्थ को, जो 4 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है जिसका सेंटर कोई 10 गीगाहर्ट्ज के ऊपर होगा, क्या इसको कवर कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर तो कर सकता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैंने आपको ये कहा है इंस्ट्रक्शंस में कि आप कोई भी 2 रिसर्च पेपर्स ढूंढिए जो कि UWB, अल्ट्रा वाइड बैंड विल्किंसन पावर डिवाइडर का डिज़ाइन जिसके अंदर मेंशन्ड हो। ठीक है, आपको उन पेपर्स को बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ रिजल्ट्स से ये वेरीफाई करना है कि जो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, UWB की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है 30% या 20%, क्या जो पावर डिवाइडर का डिज़ाइन है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो दिस इज द टास्क दैट यू हैव टू डू। तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ स्टडी बेस्ड टास्क। इसमें आपको कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इन ऑर्डर टू गेट सम सेंस के व्हाट somebody would be talking about, आप एक सिंपल विल्किंसन पावर डिवाइडर को स्टडी कीजिए और उसके बाद कोई से 2 पेपर्स ढूंढिए जिसमें अल्ट्रा वाइड बैंड विल्किंसन पावर डिवाइडर का डिज़ाइन या अल्ट्रा वाइड बैंड पावर डिवाइडर का डिज़ाइन जो है वो मेंशन किया गया हो। ठीक है, और सिर्फ आप अगर वेरीफाई पेपर को देख के करें, अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से ये बात वेरीफाई होती है तो कोई भी 2 पेपर्स का अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस दे दीजिए, या उनके URLs दे दीजिए, वेब लिंक्स दे दीजिए, पेपर का टाइटल बेशक दे दीजिए जिस तरह से पेपर को साइट किया जाता है। आप लोगों ने अपने टेक्निकल राइटिंग के कोर्स में ये बात पढ़ी होगी कि पेपर्स को किस तरह से रेफरेंस या साइट किया जाता है। तो यूज़ एनी मेथड। ठीक है, तो ये आपका वीकली टास्क है जो आप करेंगे इस वीक के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो लैब 11 है वो आज की है जो जी जी हमने किया आज। सर उसका हमें एक वीक टाइम नहीं मिल रहा। जी जी, मैं उसको अपडेट कर देता हूँ बेटा। वो कोई इशू नहीं है, यानी वो लेट टर्न इन्स ऑलरेडी उसमें अलाउड है, लेकिन मैं उसका टाइम चेंज कर देता हूँ। थैंक यू सर। इसको मैंने ठीक है नेक्स्ट तक कर दिया है, नेक्स्ट थर्सडे तक। ओके, तो बेटा कैसा आपका पहला रोजा एक्सपीरियंस आपका कैसा गुजरा? उम्मीद है कि अच्छा गुजर गया सर होगा। यस सर। चलो ओके बेटा, हम कल जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से
कंटिन्यू करेंगे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एंटेना प्रोपिगेशन, ठीक है, या वेव प्रोपिगेशन। मैंने आपको किताब के बारे में बताया था, कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको कंटेंट्स के बारे में बताया था एंड दिस वाज द स्लाइड वेयर वी लेफ्ट यू, रादर दिस वाज द स्लाइड, ठीक है, जहाँ पे हमने आपको छोड़ा था। एंड यहाँ पे कुछ बात हो रही थी कि जो वेव प्रोपिगेशन है, एक्चुअली इसमें जब हम टॉपिक्स या कंटेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो वी सेड कि जब वेव ट्रैवल करती है, ठीक है, तो ये अफेक्ट होती है, किस चीज़ से अफेक्ट होती है? इट इज़ अफेक्टेड बाय द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स, ठीक है, बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। तो से फॉर एग्जांपल यू हैव अ बेस स्टेशन टावर, ठीक है, जिसके ऊपर एक एंटेना लगा हुआ है और ये आप कहीं बैठे हैं, ये एक बिल्डिंग है, कहीं इनसाइड आपका एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और आप, तो ये आपका मोबाइल है और ये आपका टावर है। नाउ जो वेव प्रोपिगेशन की स्टडी होती है, इट सॉर्ट ऑफ अलाउज यू टू अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ से सिग्नल जब ट्रांसमिट करेगा तो वुड इट बी पॉसिबल फॉर द सिग्नल टू रीच टू यू, एक जो मोबाइल सब्सक्राइबर है, ठीक है। इसके लिए नाउ सिग्नल मोस्टली जब ट्रैवल करता है तो इट स्टार्ट्स, यानी वायरलेस सिग्नल जब ट्रैवल करता है तो आइडियल कंडीशंस अगर हो तो इट वुड बी फ्री स्पेस, लेकिन इस केस में इट इज ट्रैवलिंग इन द एयर, ठीक हो गया, एंड देन यू आर सिटिंग इनसाइड द बिल्डिंग और यहाँ पे भी आपके आसपास एयर मौजूद है, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन सिग्नल इज ट्रैवलिंग, अगर हम खाली एक सिंगल पाथ कंसीडर करें तो नाउ सिग्नल वांट्स टू एंटर इनटू द बिल्डिंग और इट डिपेंड्स, एक जो बिल्डिंग है इसके ऊपर डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं, इसमें ईंटें होंगी, इसमें कंक्रीट होगा, मतलब सरिया, बजरी होगी, आउटर लेयर में सीमेंट होगा और किसी जगह पे शीशे लगे हुए होंगे यानी विंडोज होंगी, हो सकता है किसी पॉइंट पे विंडो खुली हुई हो, ये हो सकता है कि विंडो के आगे जाली लगी हुई हो, ये हो सकता है कि वहाँ पे शीशा हो। तो इफ़ यू लुक एट इट कि जब सिग्नल ने यहाँ से शुरू करके आप तक पहुँचना है तो इट इज़ गोइंग टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट बाउंड्रीज, ठीक है। हर बाउंड्री के ऊपर हर बाउंड्री जो है वो दो डिफरेंट मीडियम्स का इंटरफेस होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में जब बिल्डिंग की एंट्रेंस के ऊपर आएगा तो मे बी यू वुड हैव एयर एंड ग्लास, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थ्रू अ विंडो। अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कोई खिड़की नहीं है तो इट वुड बी मे बी एयर एंड ब्रिक, ठीक है। इसी तरह एयर एंड कंक्रीट, जब सिग्नल उस ग्लास में से पास करेगा तो फिर दोबारा से एक बाउंड्री आएगी ग्लास से दोबारा से एयर के अंदर, ठीक है। तो signal is passing through, is interacting with different boundaries when it is propagating from point A to point B, ठीक है, within the atmosphere. Now what happens is कि जब ये काम होता है तो whether the signal will pass through और whether the signal will reflect back, ठीक है, ये डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स के ऊपर, which is the permittivity and permeability. So permittivity of medium 1, permittivity of medium 2, permeability of medium 1, permeability of medium 2. Permittivity डील करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को, परमेबिलिटी डील करती है एच फील्ड के वेक्टर को।
क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में both of the vectors are present, so that's why we want to study both permittivity of the material and permeability of the material. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर या वेव जब किसी भी मीडियम में एंटर होगी या उससे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, तो ये सारे का सारा डिपेंड करेगा इन दो मीडियम्स की यहाँ पे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के ऊपर। एक और पैरामीटर जो कि परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को तो इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जरूर इफेक्ट करता है, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन होती है, या वी से कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, जो कि इस वैल्यू से शो होता है। ठीक है, और ईएमएफ में ये चीज़ हम तफसील से लोग पढ़ते हैं, लेकिन ओवर हियर वी से जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन अगेन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल। ठीक है, एक मेटालिक सरफेस के ऊपर, सस्पेंडेड मेटालिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में इंटरचेंज हो रही है बाय virtue of the Maxwell equation। तो if electric field cannot exist, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड also cannot exist। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना सीज कर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि शायद जब एक मेटालिक ऑब्स्टिकल आएगा सामने तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास नहीं कर पाएगी, एंड ऑल ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें डिफाइन करती हैं। और जो कंक्रीट होता है, जिसको आप लेंटर बोलते हैं, छत के अंदर या कई दफ़ा दीवारों में, पिलर्स में, ऑल ऑफ दिस इज मेटालिक। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सरिया होता है। ठीक है, आयरन है, कंडक्टर है, तो वेरी हैवी कंडक्टर। फिर वहाँ पे क्योंकि बजरी के साथ उसको भरा जाता है तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी हाई। तो कंक्रीट सरफेसेस में से जनरली वेव्स have difficulty to pass, especially when we are talking about roughly high frequency megahertz gigahertz की रेंज में जो फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। इन बाउंड्रीज के ऊपर डिसाइड होता है कि क्या वेव पास थ्रू होगी या रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और अगेन अगर पास थ्रू होगी तो क्या स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगी या थोड़ा बहुत बेंड करेगी फ्रॉम दैट स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे, हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, हम एक और फिनोमेना को स्टडी करेंगे विच इज़ कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। उसको हम थोड़ा आगे जाके स्टडी करेंगे, लेकिन एज अपोज टू डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो बोथ ऑफ दीज पैरामीटर्स वुड डिपेंड ऑन परमिटिविटीज and permeabilities of the material, and to some extent also conductivity of the material, to see कि whether electromagnetic wave will pass or will it be reflected back, ठीक है, to the origin। तो ये सारी बात है। So reflection, refraction, जिसको हम transmission भी बोलते हैं, are the basic mechanisms of the wave propagation through different media। तो यही चीज़ें डिसाइड करेंगी whether the signal will which has originated from point A, whether it will be able to reach at point B or not successfully। ठीक है, तो ये है जो मोबाइल रेडियो प्रोपगेशन है। नॉर्मली इट हैपन्स इन मैनी फॉर्म्स। ठीक है, if you look at it, you have this transmitting antenna on one side, you have this receiving antenna on the other side। ये जो ज़मीन यहाँ पे शो की गई है, this is just to show the curvature part and to show this ground reflection। So if you look at it, there are यानी more than one mechanisms: direct line of sight transmission, reflection की वजह से भी
आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, एक वेव आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट की और यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। सरफेस वेव, देर आर सम फ्रीक्वेंसीज जो कि ट्रैवल करती हैं अलोंग दी सरफेस, यानी उनको कर्वेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ट्रैवल अलोंग दी कर्वेचर ऑफ द अर्थ वेरी नियर टू दी सरफेस, ठीक है, उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। रिफ्रैक्टेड वेव्स, एक मीडियम जब वो पास कर रही हैं तो दे आर नॉट मूविंग द स्ट्रेट लाइन, लेकिन बिकॉज ऑफ द मीडियम they are present between the transmitter and the receiver, the waves moves a little bit in some directions, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं, और रिफ्लेक्शन जो है वो अकर करेगी फिनोमिना again if the wave from one medium is trying to enter into the other medium, ठीक है। So if the radio wave is incident on a perfect dielectric का ये मतलब है कि just to recall a little bit, जो materials हैं when it comes to the electrical properties, so they are conductors and non-conductors, ठीक है। तो यहाँ पे conductivity is very high और non-conductors में conductivity is very low, ठीक है। And then non-conductors में you have dielectrics and insulators, जिस तरह रबड़ या प्लास्टिक, and dielectrics are semiconductors, ठीक है। So whether a material is a good dielectric or it is an insulator, it depends on the permittivity of the material, ठीक है। So we are already in this category, ठीक है, already in this category, जिसका मतलब ये है कि उसकी कंडक्टिविटी इतनी लार्ज नहीं है, क्योंकि अगर इफ इट इज अ परफेक्ट कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट, ठीक है, अनलेस अनटिल देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सस्पेंडेड जो कोई भी दीवार है या रिफ्लेक्टर प्लेट है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मेटेलिक रिफ्लेक्टर होगा, तो मैक्सिमम एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो वी आर ऑलरेडी इन दिस कैटेगरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। So what he's saying is कि if the radio wave is incident on a perfect dielectric, जिसका मतलब है कि conductivity की value is low, some of the energy is reflected back, क्योंकि conductivity is not exactly equal to zero. There is some value of the conductivity, although it is very low. So due to this, some of the energy is reflected back, लेकिन some of the energy is transmitted through as well, ठीक है। जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करती है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से, ठीक है, जिसको हम फ्रेनल कोफिशिएंट भी कह रहे हैं, ठीक है। हमें बात पता है कि जब एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उसको स्टडी करने का एक तरीका है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम ट्रांसमिशन लाइन की टर्म्स के ऊपर हम इसको स्टडी कर चुके हैं। यू हैव अ सोर्स एंड यू हैव एन एंटेना and you have a cable in between them, so there would be some energy reflected back from this point because of the impedance mismatch, and also there would be some reflected energy reflected back within the source itself again to some minor impedance mismatch, ठीक है, possibly। तो अब जब हम यहाँ से हमने वेव को मूव करवाया तो अगेन जो वेव है some of that will be reflected back and some of that will pass through, ठीक है। कितना पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, that will be reflection coefficient, लेकिन इसको नॉर्मल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इम्पीडेंस मिसमैच वाले रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से थोड़ा सेपरेट करने के लिए दिस इज अ फ्रेनल कोफिशिएंट, फ्रेनल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, and some of the it will be transmitted which will be then designated through transmission coefficient। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, if the wave is incident on a perfect conductor, the entire energy is reflected back, ठीक है। चलिए
In addition to the change of the direction, अब हम Fresnel coefficient को आगे डिस्कस कर रहे हैं, which is mainly the reflection coefficient. ठीक है. In addition to the change of direction, the interaction between the wave and the boundary also causes the energy in the incident wave to split between reflected and transmitted wave. Yes, we can understand. These express the ratio of the transmitted and reflected electric fields to the incident. जी ठीक है, ये coefficients की बात कर रहे हैं, तो one coefficient would be reflection coefficient and the other coefficient would be transmission coefficient. So if you're talking about energy ratio between incident yani reflected divided by incident, so it would be reflection coefficient. If it is transmitted divided by incident, तो it would be transmission coefficient. तो ये दो रेशियोज हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, ये रेशियो और ये रेशियो. ठीक है. Okay. Now he's saying is कि जी जो coefficients हैं they are different for the cases when electric field is parallel and normal to the scattering plane आना चाहिए यहाँ पे, या reflecting plane. जी ये चीज़ भी EMF में हम स्टडी कर चुके हैं. when we say for example this is the medium और हम इसको horizontal से consider करते हैं and the wave is traveling through like this. अगर आप पुरानी BTS वाली एग्जांपल में जाना चाहते हैं तो दिस इज द सरफेस, या ये एक दीवार है. इट कैन बी अ ग्लास वॉल, इट कैन बी अ मेटेलिक कंडक्टर, इट कैन बी अ ब्रिक वॉल, कंक्रीट वॉल. तो वेव इज कमिंग लाइक दिस. ठीक है. तो वेव will have two components. One will be a vertical component and the other one will be one will be horizontal component and the other will be uh, vertical component. यहाँ पे the component which is along the surface is called the tangent component, ET, and this one which is normal to the surface is called EN. तो हम E और H दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं क्योंकि उनके लिए बाउंड्री कंडीशंस फर्क होती हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि E will depend on the permittivity, लेकिन H will depend on the permeability of the material. ठीक है. तो now based on this हमें ये पता चलेगा कि इस साइड के ऊपर जब हम आएंगे तो ET1 तो ये था, तो ET2 की क्या वैल्यू होगी और EN2 की क्या वैल्यू होगी. इफ बोथ ऑफ देम आर दी सेम तो वेव विल ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, उसी पाथ में आ रही होगी. लेकिन इफ एनी ऑफ देम इज डिफरेंट एज अपोज टू दिस वन, तो से फॉर एग्जांपल EN2 जो है दिस इज लार्ज नाउ एंड ET इज सेम, तो वेव विल मूव इन दिस डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट सेम होगा, तो रिजल्टेंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो दिस डिफरेंस डिसाइड्स. तो व्हाट ही इज टेलिंग यू ओवर हियर इज कि हम हर कंपोनेंट के लिए अलग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी डिफाइन कर सकते हैं. So this is the same thing. You have an incident wave. अभी अगर आप खाली इलेक्ट्रिक को देखें तो it has two components. One is this is the medium. The wave wants to get entered into this medium, so it will have some energy will be reflected back and some will pass through. ठीक है. तो इनकी different boundary conditions हैं. कंडक्टर्स में सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है. जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें फेज इन्वर्जन भी हमारे पास आती है. ठीक है. और जो पैरेलल कंपोनेंट है जिसको हम टेंजेंट कंपोनेंट कह रहे हैं उसमें हमारे पास कोई फेज इन्वर्जन नहीं आती. ठीक है. तो अब जब आप मतलब दिस इज EI टेंजेंट एंड दिस इज EI नॉर्मल. ठीक है. मीडियम 1 के लिए. जब मीडियम 2 में आप देख रहे हैं तो ये सेम है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि E2T is actually equal to E1T. लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में जब हम कंडक्टर से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं
लेकिन जो E2 n है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है, दिस इज माइनस E1n, जिसका मतलब हुआ कि फेज इन्वर्जन हो रही है। अब जब आप प्रीवियसली इन दोनों का रिजल्टेंट था, जब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो नाउ बिकॉज इट इज वन कंपोनेंट इज टोटल नेगेटिव, तो डायरेक्शन रिजल्टेंट की जो है वो चेंज हो जाएगी। इफ इट वाज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, नाउ इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया एक कंपोनेंट आपका। ओके, सो दिस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। रिफ्लेक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के लिए भी हम इसी तरह से करते हैं उसको। अभी मैंने इसमें से निकाला हुआ है, लेकिन आई कैन इंक्लूड दैट बैक टू सी के व्हाट आर दी कंपोनेंट्स। जी, तो सब नाउ अगली चीज जो हम देखने लगे हैं, अपार्ट फ्रॉम द कोफिशिएंट्स, जिसको हम नेक्स्ट टाइम दोबारा देखेंगे फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, हम एक बात करना चाहते हैं प्रोपेगेशन मॉडल्स की, कि हम, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि क्या एनर्जी ट्रांसमिट होगी या नहीं होगी। ये चीज़ हमें पता चल रही है कॉफिशेंट्स की वैल्यूज से, ठीक है, जो फ्रेनेल कॉफिशेंट्स हैं उसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट्स की वैल्यू से हमें पता चल रही है। ओके, द सेकंड थिंग इज नाउ कि ठीक है, हमें उन कॉफिशेंट्स को स्टडी करके ये पता चल गया कि एनर्जी विल ट्रांसमिट थ्रू फ्रॉम मीडियम 1 एंड विल गो इनटू द मीडियम 2। नाउ हाउ टू डिटरमिन कि how much amount of energy has passed through and how much energy has reflected back, या how to know कि जितनी एनर्जी पास की है whether that energy would be good enough to complete the link, क्या that would be sufficient to provide enough power so that signal can be recognized or not। तो नॉर्मली ये चीज स्टडी की जाती है प्रोपेगेशन मॉडल से, और प्रोपेगेशन मॉडल्स ये डिसाइड करते हैं कि व्हेन द सिग्नल इज ट्रैवलिंग, whether with reflection or without reflection, whether with obstacle or without obstacle, so then how much energy or how much attenuation will occur while the signal is traveling। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोपेगेशन मॉडल्स हैं जो कि एनवायरमेंट डिपेंडेंट होते हैं। एनवायरमेंटल नहीं, एनवायरमेंट डिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि वेदर द एनवायरमेंट बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, क्या वो एक ओपन एनवायरमेंट है, जिसका मतलब है जिसमें कोई बिल्डिंग्स ना हो, क्या वो एक ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र डेंसिटी है, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लू एरिया को कंसिडर कर लें जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स हैं। क्या ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र डेंसिटी है, जैसे सेंटोरस मॉल या गीगा मॉल के अंदर देख लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। क्या बहुत ज़्यादा मोबिलिटी इन्वॉल्व है, जिस तरह मोटरवेज के ऊपर देख लें कि हाई स्पीड व्हीकल्स इन अबंडेंस आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, या ये जो हमारी जीटी रोड है या इस्लामाबाद हाईवे है, इनके ऊपर देख लें। तो whenever we want to install a transmitter, how much power at any location will be received, this is governed by studying different propagation models। ठीक है, सबसे सिंपल जो propagation model है, that is free space propagation model, which is also called line of sight propagation model। इस propagation model को थोड़ा बहुत आप स्टडी कर चुके हैं अपनी एंटेना की लैब में। इट इज गवर्न्ड बाय free space transmission equation, which is this, and it tells you that received power at any point is dependent upon transmitted power, transmitted antenna gain, received antenna gain, and this factor, which is called the path loss, free space path loss। ठीक है, this factor, and this L is the loss factor due to transmission lines or connectors or any other thing। ठीक है, तो all the losses combined, and this is the free space path loss। ठीक है, तो
अगली दफ़ा अभी हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये मॉडल इज़ द सिंपलेस्ट वन, और फिर आगे कुछ और मॉडल्स हैं जो कि कुछ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स कहलाते हैं, कुछ एम्पिरिकल मॉडल्स कहलाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इस तरह के हैं जो कि सेट मैथमेटिकल इक्वेशन से या रिलेशन से बनाए गए हैं। और एम्पिरिकल मॉडल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूज़र डेटा की बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं कि डिफरेंट पावर्स को ट्रांसमिट करके देखा इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पावर को रिसीव करके देखा, और फिर कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से एक मॉडल डिफाइन कर लिया कि इस तरह के एनवायरनमेंट में पावर इस तरह से डिग्रेड करेगी। ठीक है, तो विल finish it off at here. If you have any questions, do ask. If everything is fine, तो हम मिलेंगे अब दोबारा से ट्यूसडे को।